साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाता है, उसी के तहत हम लोग 10 और 11 सितंबर 2021 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसमें बात करेंगे 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ है उसके बारे में। तो ध्यान रखिएगा, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है, तो भारत के द्वारा की गई है। इस शिखर सम्मेलन का जो विषय रहा है वो ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और आम सहमत के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग है। इंग्लिश में कहें तो ब्रिक्स @15 इंट्रा एंड ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कम्युनिटी कंसोलिडेशन एंड कंसिस्टेंस था। ये उपयुक्त जो 4C हैं, 4C कॉपरेशन, कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसिस्टेंस, ये एक प्रकार से ब्रिक्स साझेदारी के मूलभूत सिद्धांत हैं तथा इसमें जो प्रमुख निर्णय और संकल्प लिए गए हैं उनकी यदि बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री ने कोविड के पश्चात वैश्विक रिकवरी के लिए प्रत्यास्थ, नवोन्मेषी, विश्वसनीय और संधारणीय पुनर्निर्माण के आदर्श वाक्य के अंतर्गत ब्रिक्स देशों के मध्य सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। इस दौरान नई दिल्ली घोषणा अंगीकृत की गई। तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि हाल ही में नई दिल्ली घोषणा जो चर्चा में थी वो किससे संबंधित है, तो ये 13वें ब्रिक्स सम्मेलन शिखर सम्मेलन से संबंधित है। इसके तहत निम्नलिखित का आह्वान किया गया। किसका? पहला, शांतिपूर्ण तरीकों से अफगान संकट का समाधान करना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC सहित संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में सुधार करना तथा ब्रिक्स ने बहुपक्षीय प्रणालियों को सुदृढ़ करने तथा उनमें सुधार करने पर सामूहिक एकजुटता व्यक्त की है। मानवीय संकट की स्थितियों का समाधान करना तथा महिलाओं, बच्चों एवं अल्पसंख्यकों सहित सभी के मानवाधिकारों की रक्षा करना। इसके अतिरिक्त आतंकवाद विरोधी कार्य योजना एक्शन प्लान ऑन काउंटर टेररिज्म के कार्यान्वयन में तेजी लाना तथा अंतरिक्ष एजेंसियों तथा सुदूर संवेदी उपग्रहों पर समझौते से वैश्विक जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, खाद्यान्न और जल संकट की रोकथाम आदि में अनुसंधान क्षमताओं में वृद्धि होगी। साथ ही कृषि सहयोग कार्य योजना जो कि 2021 से 2024, ये टाइमलाइन याद रखिएगा, 2021 से 2024, इस कृषि सहयोग कार्य योजना को अंगीकृत किया गया है। ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ब्रिक्स विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं, इसमें आपके 5 देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसके जो स्पेलिंग है इसके नाम से याद रखिएगा, ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री इसमें हैं, शामिल हैं। तो इन 5 कंट्रियों का एक मंच पर लाता है। यह विश्व की 41% आबादी, 41% आबादी का प्रतिनिधित्व करने तथा करता है। यह समूह विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के 24% तथा विश्व व्यापार में 16% से अधिक का योगदान करता है। आगे बात कर लेते हैं रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी SCEP अर्थात स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप पर भारत अमेरिका मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया इसके संदर्भ में। तो रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी अर्थात जिसे हम लोग शॉर्ट में SCEP कहते हैं या स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप कह सकते हैं, को अप्रैल 2021 में लीडर समिट ऑन क्लाइमेट के दौरान घोषित भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 के अनुरूप आरंभ किया गया है। देखिए, भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के मूल में ऊर्जा सुरक्षा है। भारत सरकार ने भारत अमेरिका ऊर्जा वार्ता को फरवरी 2018 में रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी का दर्जा प्रदान किया गया था। जो ये आपका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी है या स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है, ये जो सहयोग है, सहयोग के 5 स्तंभों पर अंतर सरकारी बैठकों का आयोजन करता है। ये 5 पिलर्स कौन से हैं? तो पहला है विद्युत और ऊर्जा दक्षता, दूसरा है उत्तरदायी तेल एवं गैस, नवीनीकृत ऊर्जा, सतत समृद्धि तथा नए उभरते ईंधन विकल्प। तो ये 5 जो है पिलर्स इसके हैं, विद्युत और ऊर्जा दक्षता, उत्तरदायी तेल एवं गैस, नवीनीकृत ऊर्जा, सतत समृद्धि तथा नए उभरते ईंधन विकल्प। मुख्य बिंदु इसके क्या है? इस दौरान उभरते ईंधनों पर एक 5वें स्तंभ को भी शामिल करने की घोषणा की गई है। और यह क्या है? यह है आपका स्वच्छ ऊर्जा ईंधनों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संयुक्त संकल्प की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। तो इसके अतिरिक्त जैव ईंधन क्षेत्र में सहयोग पर विभिन्न प्रयासों की संभावना को देखते हुए जैव ईंधन पर एक नए भारत अमेरिका कार्यबल इंडिया US टास्क फोर्स ऑन बायोफ्यूल्स की भी घोषणा की गई है।
गैस आधारित अर्थव्यवस्था के भारत के विजन के समर्थन हेतु गैस टास्क फोर्स का नाम परिवर्तित कर इंडिया यूएस लो एमिशंस गैस टास्क फोर्स करने की भी घोषणा की गई है। देखिए, इसके तहत मीथेन न्यूनीकरण पर बेहतर समझ विकसित करना भी शामिल है। बैठक में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी प्रगति की समीक्षा की गई है। स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी पीएसी रिसर्च के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में स्मार्ट ग्रिड तथा ग्रिड स्टोरेज को शामिल करने हेतु कार्य के दायरे में विस्तार किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो चरण 2 है, चरण 2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ किया है। तो इसके बारे में बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ प्लस पहलों में तेजी लाने और ओडीएफ निरंतरता में वर्धन हेतु स्वच्छता, आरोग्यकारिता एवं साफ सफाई का एक सर्वेक्षण है। साथ ही यह ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन SLWM गतिविधियों में सुधार की गति बढ़ाने पर भी केंद्रित है। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वर्ष 2018 और 2019 में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का आरंभ किया था। सर्वेक्षण 2021 के संचालन के लिए विशेष एजेंसी को कार्यभार सौंपा गया है। तो पहला चरण तो तब हुआ था, ये दूसरा चरण है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 है, इसमें ये जो ग्राफ बनाया गया है, इसमें 30% जो है ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ सैनिटाइजेशन से लिया जाएगा। 35% जो है सिटीजन्स का, नागरिकों का फीडबैक होगा और 35% जो होगा ये सर्विस लेवल प्रोग्रेस ऑन पैरामीटर्स रिलेटेड इन टू सैनिटेशन, मतलब सैनिटेशन के लिए जो पैरामीटर बनाए गए हैं उन पर इसको जांचा जाएगा। आगे बात कर लेते हैं इसका महत्व क्या है। तो यह सर्वेक्षण जमीनी स्तर पर चुनौतियों की पहचान करके और सभी राज्यों के साथ कार्य करके परिणामों में व्याप्त अंतराल को समाप्त करने में सहायता करेगा। साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण ने गांवों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को भी बढ़ावा दिया है, ताकि स्वच्छ गांवों के निर्माण की दिशा में गांवों द्वारा नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें। नागरिक प्रतिपुष्टि कार्यक्रम को और मजबूत करेगी। नागरिक प्रतिपुष्टि कार्य जो है वो कार्यक्रम को क्या करेगी, और मजबूत करेगी। स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष 2014 में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्रदान करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आरंभ किया गया था। इसके 2 पार्ट हैं, एक तो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो देखिए, दोनों अलग अलग मंत्रालय के द्वारा देखे जाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जबकि स्वच्छ भारत मिशन शहरी ये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। वहीं आगे बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस HEI के लिए इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की है। तो यह भारत में उच्चतर शिक्षण संस्थानों हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रदान की जाने वाली रैंकिंग का लगातार छठा संस्करण है। इसे राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF द्वारा जारी किया गया है। ये जो NIRF है अर्थात राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसको शिक्षा मंत्रालय, पहले इसका नाम क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा सितंबर 2015 में स्वीकृत किया गया था। यह ढांचा देश भर में संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता। तो जो अभी संस्करण जारी किया गया है ये आपका छठा है, 2015 में पहला था। इसके बारे में और बात करें तो यह देश में, यह जो रैंकिंग इंडिया रैंकिंग जारी की जाती है, यह देश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या उच्चतर शिक्षण संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए भारत सरकार का प्रथम प्रयास है। इस NIRF राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क से पूर्व ये जो उच्चतर शिक्षण संस्थान थे इनको आमतौर पर निजी संस्थाओं द्वारा रैंकिंग प्रदान की जाती थी। वर्ष 2018 में देश भर के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का हिस्सा बनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये अनिवार्य है अब सारे सरकारी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए। सभी शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन 5 मानकों पर किया जाता है। अब ये 5 मानक कौन से हैं, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पहला है आपका शिक्षण, दूसरा है अधिगम और संसाधन, तीसरा है अनुसंधान एवं व्यावसायिक अभ्यास, चौथा है स्नातक परिणाम और पांचवा है विस्तार व समावेशिता तथा अनुभव। NIRF राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क
कुल 11 श्रेणियों में, ये भी ध्यान रखिएगा, 5 मानकों पर और कुल 11 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों को सूचीबद्ध करता है। अब ये 11 श्रेणी कौन से हैं? पहला है समग्र राष्ट्रीय रैंकिंग, दूसरा विश्वविद्यालय, तीसरा इंजीनियरिंग, चौथा है कॉलेज, पांचवा है चिकित्सा, छठा प्रबंधन, सातवां फार्मेसी और आठवां है विधि, नौवां है आपका वास्तुकला और 10वां है दंत चिकित्सा और 11वां है अनुसंधान। जो शीर्ष 5 कॉलेज हैं 3 कैटेगरी में, समग्र रूप मतलब ओवरऑल विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में, तो नंबर 1 समग्र रूप से कौन सा है? वो है आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास है। दूसरे पे है आपका मतलब आईआईटी मद्रास, दूसरे पे भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु का है ये। तीसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई आईआईटी मुंबई, चौथा है आईआईटी दिल्ली और पांचवा है आईआईटी कानपुर। तो ये समग्र रूप से यदि देखें जो 5 मतलब रैंकिंग है, तो पहले पे आईआईटी मद्रास है, दूसरे पे आईआईएससी बेंगलुरु है, तीसरे पे आईआईटी बॉम्बे है, चौथे पे आईआईटी दिल्ली है, वो पांचवें पे आईआईटी कानपुर है। वहीं यदि विश्वविद्यालय की कैटेगरी में देखें तो नंबर 1 पर भारतीय विज्ञान संस्थान है, यही जो भारतीय विज्ञान संस्थान है विश्वविद्यालय कैटेगरी में नंबर 1 पर है। दूसरे पे आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू है, तीसरे पे काशी विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा बीएचयू है, चौथे पे कलकत्ता विश्वविद्यालय और पांचवें पे अमृता विश्वविद्यापीठम है। जबकि महाविद्यालय स्तर कैटेगरी में देखें तो नंबर 1 पे मिरांडा हाउस दिल्ली का मिरांडा हाउस है, दूसरे पे है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली, तीसरे पे है लोयोला कॉलेज चेन्नई, चौथे पे है सेंट जेवियर्स महाविद्यालय कोलकाता और पांचवें पे है रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर हावड़ा का। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ के अनुसार वर्ष 2018 तक विगत 5 वर्षों में किसान परिवारों के औसत ऋणों में 57% की वृद्धि हुई थी। ग्रामीण भारत में कृषक परिवारों और परिवारों की भूमि जोत का स्थित आकलन 2019, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स एंड लैंड होल्डिंग्स ऑफ हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया 2019, सर्वेक्षण के नवीनतम निष्कर्ष सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। ये आंकड़े कौन संकलित किया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात एनएसओ के द्वारा। इसके जो प्रमुख निष्कर्ष हैं वो क्या है? वर्ष 2019 में देश में 50% से अधिक कृषक परिवार 74,121 रुपए प्रति परिवार औसत बकाया ऋण के साथ कर्ज में थे। केवल 69.6% बकाया ऋण संस्थागत स्रोतों से जैसे बैंकों, सहकारी समितियों और सरकारी एजेंसियों से लिया गया था, जबकि 20.5% जो है ये पेशेवर साहूकारों से लिया गया था। कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान प्रति कृषक परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये थी। देश में कृषक परिवारों की संख्या 9.3 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया। इसमें से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की संख्या 45.8%, अनुसूचित जाति एससी की संख्या 15.9% और अनुसूचित जनजाति एसटी की संख्या 14.2 14.2% और अन्य की संख्या जो है 24.1% 24.1% है। इसके अतिरिक्त 83.5% 83.5% ग्रामीण परिवारों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, जबकि केवल 0.2% के पास ही 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। भारत में कृषि ऋण प्रणाली के बारे में बात करें तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल, ब्याज अनुदान योजना अर्थात इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम आईएसएस, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता समूह, बैंक लिंकेज कार्यक्रम इत्यादि, ये सारी जो प्रणालियां हैं ये भारत में कृषि ऋण प्रणालियों से संबंधित हैं। अगला है तमिलनाडु में पोरिने नदी, जिसे तामिर बरनी नदी भी कहते हैं। इस सभ्यता, ये जो पोरिने नदी है सभ्यता 3200 वर्ष अर्थात 1155 ईसा पूर्व प्राचीन है। इसके बारे में देखें तो तमिलनाडु के तुत्तुकुंडी जिले के शिवकलाई में एक दफन कलश में मिट्टी के साथ पाए गए चावल के अवशेष के कार्बन डेटिंग विश्लेषण से उसकी अवधि जो है 1155 ईसा पूर्व की है, इसका आकलन किया गया। यह संभवतः बंगई जो सभ्यता है इससे भी प्राचीन सभ्यता है। बंगई संस्कृत को 2600 वर्ष प्राचीन माना जाता है। इसकी तमिल सभ्यता संबद्धता की खोज में अन्य राज्यों तथा अन्य देशों में भी पुरातात्विक उत्खनन किया जाएगा। यह संभवतः बंगई सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता है। बंगई संस्कृत को 2600 वर्ष प्राचीन माना जाता है। प्रथम चरण में मुजरिस के प्राचीन बंदरगाह, जिसे अब केरल में
पट्टनम के नाम से जाना जाता है। तो मुजिरिस बंदरगाह कहाँ पे है? केरल में। तो इसमें प्रथम चरण में मुजिरिस के प्राचीन बंदरगाह में उत्खनन किया जाएगा। चेर साम्राज्य, ये आपका मुजिरिस बंदरगाह जो है ये चेर साम्राज्य के तहत आता था। तो चेर साम्राज्य की प्राचीनता व संस्कृति स्थापित करने हेतु केरल के पुरातत्वविदों के साथ संयुक्त शोध किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के बेंगी, कर्नाटक के तलेकंडू और उड़ीसा के पल्लूर में भी अध्ययन किए जाएंगे। पुरातात्विक उत्खनन में शामिल किए जाने वाले जो देश हैं वो कौन से हैं? मिस्र का जो स्थल है कुसीर अल कादिम और पर्णिका अनेको तथा ओमान में खोर रोरी है। तो मिस्र में तमिल लिपियों वाले मृदभांड पाए गए हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ पर जो है इन देशों में, इन स्थानों पर तमिल लिपि वाले मृदभांड पाए गए। वहीं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया तथा वियतनाम आदि इन देशों में राजा राजेंद्र चोल ने वर्चस्व स्थापित किया था। वहीं हम लोग वेंगई सभ्यता के बारे में बात करें तो वेंगई सभ्यता उद्योग और लिपि से समृद्ध एक स्वदेशी सुविकसित आत्मनिर्भर शहरी संस्कृति थी। तो ध्यान रखिए वेंगई सभ्यता कोई ग्रामीण सभ्यता नहीं बल्कि नगरीय सभ्यता थी। यह प्रतिबिंबित करती है कि उस युग के लोग अत्यधिक शिक्षित थे। निष्कर्षों ने इस सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता के साथ तुलना को भी प्रेरित किया है, क्योंकि कई विशेषज्ञ सिंधु घाटी तथा वेंगई सभ्यता के बीच शहरी नियोजन में समानता की ओर संकेत करते हैं। आगे बात कर लेते हैं परिवहन एवं विपणन सहायता योजना, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस TMA स्कीम के बारे में। तो सरकार द्वारा निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए TMA अर्थात परिवहन एवं विपणन सहायता योजना, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम योजना के दायरे को बढ़ाया गया। इसके तहत डेयरी उत्पादों को इस योजना में शामिल कर और सहायता की दरों में वृद्धि की गई। शामिल कर और सहायता की दरों में वृद्धि की गई है। इस योजना को कृषि उत्पादों के भारतीय निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली उच्चतर माल भाड़ा लागत हानि को कम करने के लिए आरंभ किया गया था। यह योजना माल भाड़े के अंतर्राष्ट्रीय घटक हेतु सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। इस योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत सहायता की दरों में वृद्धि की गई है। समुद्री मार्ग से किए जाने वाले निर्यात के लिए 50% और हवाई मार्ग से किए जाने वाले निर्यात के लिए 100% की बढ़ोतरी की गई है। अगला है उत्प्रवासी संरक्षी, प्रोटेक्टर्स ऑफ इमिग्रेंट्स, POES। तो POES अर्थात उत्प्रवासी संरक्षी के चौथे सम्मेलन का आयोजन 10 सितंबर को किया गया था। यह उत्प्रवास अधिनियम अर्थात इमिग्रेशन एक्ट 1983 के अधिनियमन की तिथि भी है। ठीक है, तो उत्प्रवास अधिनियम 1983 के तहत विहित प्रक्रिया के अनुसार ये जो POES हैं अर्थात आपके उत्प्रवासी संरक्षी किसी आशायित उत्प्रवासियों को उत्प्रवास की निकासी प्रदान करने हेतु क्लियरेंस प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। इसका उद्देश्य सभी आश्रित उत्प्रवासियों और उत्प्रवासियों की संरक्षा करना तथा अपनी सलाह देकर उनकी सहायता करना है। उत्प्रवासी संरक्षी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उन्हें सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन उत्प्रवासी महासंरक्षी प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन करेंगे। आगे बात कर लेते हैं विश्व का सुदूर उत्तरी द्वीप के बारे में। तो वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट के निकट अवस्थित विश्व के सुदूर उत्तरी नॉर्थन मोस्ट द्वीप की खोज की है। तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये आपका पूरा ग्रीनलैंड है और ये यहाँ पर आपका न्यू आइसलैंड मतलब न्यू जो द्वीप है, नया द्वीप खोजा गया है। इसके बारे में और बात करें तो यह समुद्र तल की पंख और हिमोड़ अर्थात हिमनदों के संचलन के परिणाम स्वरूप परित्यक्त मृदा, शैल और अन्य सामग्री से निर्मित एक वनस्पति रहित द्वीप है। इससे पूर्व उड़ाक को पृथ्वी के सुदूर उत्तरी भूभाग के रूप में चिन्हित किया गया था। ध्यान रखिएगा, एक नया सबसे सुदूर उत्तरी द्वीप खोजा गया है ग्रीनलैंड के उत्तर में। ग्रीनलैंड के हिमावरण पर वैश्विक तापमान का गंभीर प्रभाव पड़ा है, परंतु यह नया द्वीप जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। ग्रीनलैंड के बारे में बात करें तो ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का विशाल स्वायत्त आर्कटिक क्षेत्र है। तो इस पे अधिकार किसका है ग्रीनलैंड पे? डेनमार्क का, और डेनमार्क यूरोपियन कंट्री है। जबकि ग्रीनलैंड जो है यदि आप इसका भौगोलिक देखेंगे तो ग्रीनलैंड आपका उत्तरी अमेरिका के हिस्से में आता है। आगे बात कर लेते हैं कार्बन प्रग्रहण एवं संचयन तकनीक के बारे में, या कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज CCS टेक्नोलॉजी।
आइसलैंड के ओरका में, कहाँ पे? आइसलैंड के ओरका में विश्व के सबसे बड़े CCS संयंत्र अर्थात कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज जो संयंत्र है इसका परिचालन आरंभ हो गया है। यह वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रग्रहण कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा यह कहाँ पर संचालित किया गया है? तो आइसलैंड के ओरका में, और इसे सेल में परिवर्तित कर सकता है। ये जो CCS तकनीक है अर्थात कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी तकनीक के तहत जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों जैसे बृहद स्थावर स्रोतों पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रग्रहण किया जाता है, इसको कैप्चर किया जाता है। इसके उपरांत इस प्रग्रहित कैप्चर्ड जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका दीर्घकालिक संचयन करने के लिए उपसतही गहराइयों में, मतलब नीचे भूतल में काफी गहराई में अंतःक्षेपण कर दिया जाता है, मतलब भेज दिया जाता है। इसे जलवायु परिवर्तन का सामना करने के संबंध में प्रमुख साधन के रूप में देखा जा रहा है, परंतु यह अत्यंत महंगा है और व्यापक स्तर पर इसके परिचालन में दशकों का समय लग सकता है। अगला है विश्व की प्रवाल भित्तियों की स्थिति 2020 रिपोर्ट। तो इसे ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ वैश्विक प्रवाल भित्ति निगरानी नेटवर्क ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है कि वर्ष 2010 से लगभग सभी क्षेत्रों में औसत प्रवाल आवरण में गिरावट देखी गई है। इस प्रवाल आवरण में गिरावट मुख्य रूप से या तो समुद्री सतह के तापमान सी सरफेस टेम्परेचर में तीव्र वृद्धि संबंधी असंगति या निरंतर उच्च SST अर्थात समुद्री सतह के तापमान संबंधी असंगति के कारण हुई है। प्रवाल के बारे में बात करें तो प्रवाल एक अकशेरुकी जीव होता है। यह रंगीन जीवों के एक बृहद समूह नाइडेरिया से संबंधित है। प्रवाल विरंजन क्या होता है? जब ताप या प्रदूषण जैसी दशाओं के कारण प्रवाल जो है प्रभावित होती हैं तो उनमें उनसे शैवाल जो जूजेंथेली होते हैं, जो जीव होते हैं, ये पृथक हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रवाल होते हैं वो रंगहीन सफेद कंकाल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि जो इसका कलर है वो शैवाल की वजह से होता है, तो वो हट जाते हैं इससे, तो ये आपके सफेद हो जाते हैं। इसी को प्रवाल विरंजन कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1500 वर्ष प्राचीन मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। कहां पर हुए हैं? तो ये भी महत्वपूर्ण है। इस संरचनात्मक मंदिर की खोज उत्तर प्रदेश के एटा के बिलसड़ में हुई है। कहां पे? उत्तर प्रदेश के एटा के बिलसड़ में हुई है, जो कि एक ज्ञात गुप्तकालीन बस्ती है। यह अब तक खोजा गया गुप्त काल का तीसरा संरचनात्मक मंदिर है। तो तीसरा है, तो पहले दो कौन से हैं? तो पहले दो हैं, इसमें से एक है देवगढ़ का दशावतार मंदिर और कानपुर देहात का भितर गांव मंदिर। तो ध्यान रखिएगा तीसरा है। इसका निर्माण ब्राह्मणों, जैनियों और बौद्धों के द्वारा किया गया था। इस मंदिर की सीढ़ियों पर शंखलिपि शैली और कुमारगुप्त प्रथम जो है ये 5वीं शताब्दी के दौरान उत्तर मध्य भारत का गुप्त शासक था। तो कुमारगुप्त प्रथम को प्रदान की गई श्री महेंद्रदित्य की उपाधि उत्कर्णित होती है। यहाँ ध्यान रखिएगा दो फैक्ट कि श्री महेंद्रदित्य उपाधि किसकी रही है? तो कुमारगुप्त प्रथम की रही है। सर्वप्रथम गुप्त शासकों ने संरचनात्मक स्ट्रक्चरल मंदिरों का निर्माण करवाया था। यह प्राचीन शैल कर्तित उपासना स्थलों में से एक एक विशिष्ट परिवर्तन था। आगे बात कर लेते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। तो आचार्य विनोबा भावे की बात कर लेते हैं। इनका जन्म 11 सितंबर 1895 को और मृत्यु 15 नवंबर 1982 को हुआ था। चूंकि 11 सितंबर का जन्मदिन था तो कुछ ही समय 11 सितंबर को ही इनका बर्थडे था, इसलिए ये चर्चा में रहे हैं। उन्हें एक महान विद्वान संत के रूप में स्मरण किया जाता है। वे 20वीं शताब्दी के गांधीवादी विचारक थे। उन्होंने अहिंसा और मानवाधिकारों का समर्थन किया था। वह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बनारस महाविद्यालय में महात्मा गांधी के भाषण से प्रेरित हुए थे। उन्हें भूदान आंदोलन या रक्तहीन क्रांति के लिए जाना जाता है। यहां ध्यान रखिएगा भूदान आंदोलन को ही रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। ये जो क्रांति थी ये तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से आरंभ हुआ एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। पहले जो प्रश्न बनते थे ये भूमि सुधार आंदोलन ये या भूदान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन में आंध्र प्रदेश हुआ करता था। अब चूंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गए हैं तो अब क्या है, यदि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों हैं तो आपको तेलंगाना उत्तर मानना, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये तेलंगाना जो पोचमपल्ली गांव जहां से प्रारंभ हुआ था वो तेलंगाना के हिस्से में आता है। इनके द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें थी वो गीता प्रवचन, तीसरी शक्ति, स्वराज शास्त्र, भूदान गंगा, मूव्ड बॉय लव इत्यादि। विनोबा भावे के बारे में एक फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा। विनोबा भावे वर्ष 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति थे। उन्हें वर्ष 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।